नमस्कार साथियों। आज जो टॉपिक है उसका नाम है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग जो है, इस टॉपिक के बारे में आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है, जिसमें आपने गायनिक में पढ़ रखा होगा, कम्युनिटी के अंदर पढ़ रखा होगा, और जो आने वाले जो सीएचओस के एग्जाम वगैरह हैं या स्टाफ नर्स के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर आपको इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपन उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मिस्टेक्स ना हो तो इसलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक क्लास को देखें। ठीक है, फैमिली प्लानिंग। तो पहली बात आती है, इसी का मतलब है कि पहली बात तो फैमिली बन किससे रही है, मतलब जो एलिजिबल कपल्स है वो, और साथ ही साथ उनके बच्चे। तो पहली बात आती है कि फैमिली की जब अपन प्लानिंग करेंगे तो इस फैमिली को अपन नाम देंगे प्लान्ड फैमिली। क्या नाम देंगे? प्लान्ड फैमिली। ठीक है, अब प्लान्ड फैमिली के अंदर कौन कौन आएगा? तो पहली बात, जब आपका फर्स्ट बेबी हो या फर्स्ट बेबी का जो बर्थ हो, ठीक है, वो कब हो? जब मदर की जो एज है वो कितनी हो? अबाउट 20 ईयर्स। ठीक है, अगर मदर की एज 20 ईयर्स से ज्यादा होगी तभी वो एक हेल्थी बेबी को बर्थ करवा सकती है। ठीक है, दूसरी बात क्या आएगी आपके सामने? दूसरी बात ये आएगी कि जो दो बेबीज हैं, ठीक है, दो बेबीज हैं, इनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2 to 3 ईयर का गैप इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात जो निकल करके आती है, फर्स्ट बात ये आ गई, दूसरी बात ये आ गई, तीसरी बात जो आएगी वो ये होगी कि आपके जो बेबी हैं, मतलब जो बेबीज के जो नंबर्स हैं, वो नंबर ऑफ बेबीज की मैं बात करूं तो नॉट मोर देन 2 लाइव बर्थ्स। मतलब अगर आपके बच्चे 2 से ज्यादा अगर हो जाते हैं तो वो फिर प्लांट फैमिली के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं भारत सरकार के हिसाब से, तो आपको देखने को एक चीज मिलती है जिसको कहा जाता है WRA, मतलब वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, वुमेन्स रिप्रोडक्टिव एज, जिसको कंसिडर्ड करा गया है 15 to 49 ईयर्स। ठीक है, कि 15 to 49 ईयर की जो एज होगी वही क्या होगी? वुमेन्स रिप्रोडक्टिव एज होगी। अब प्लांट फैमिली का रीजन क्या है? ठीक है, प्लांट फैमिली जो अपन बना रहे हैं उसका रीजन क्या है? तो कहीं ना कहीं इसका रीजन जो है, ये जो गैप देना हो गया, नॉट मोर देन 2 बेबीज का अपन ने बोला। ठीक है, फिर तीसरा एक पॉइंट अपन ने बोला कि जब बेबी हो तो वो उस टाइम पे मदर की जो एज है वो 20 या 22 अबव होनी चाहिए। उसके कई सारे रीजंस हैं। ठीक है, अब वो रीजंस क्या है उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि ये जो गैप दे पा रहे हैं अपन, ठीक है, वो किस तरीके से दे पा रहे हैं, क्या चीज हम यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर आपको गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो आते हैं आपके, जिसका यूज करके बच्चों में गैप दिया जाएगा, वो होते हैं आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वगैरह के बारे में बताएंगे, अपन आगे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके के आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखने को मिलते हैं, है ना। अब जब मैं वुमन रिप्रोडक्टिव एज की बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि जो मदर है, ठीक है, इसमें गैप क्यों देना पड़ा, तो उसकी चीज भी समझिए। आपने 2 वर्ड सुने होंगे, एक आता है IMR, ठीक है, दूसरा आता है MMR। ठीक है, इनके फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि सर IMR का सीधा सा मीनिंग होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, वही MMR का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मतलब जो बच्चा है उसकी डेथ और मदर की डेथ। तो ये जो मदर और बच्चे की डेथ जो है वो IMR और MMR जो बढ़ने का जो रीजन है, वो कहीं ना कहीं ये जो जल्दी जल्दी जो प्रेगनेंसी है
अर्ली एज में प्रेगनेंसी है, बार बार मल्टीपल प्रेगनेंसी है, उसकी वजह से बढ़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि एज भी सही रहती है, उसके बावजूद भी मदर की जो लाइफ रहती है उसको रिस्क हो जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे की लाइफ को लेकर के भी रिस्क हो जाता है। कई बार केस ऐसा होता है कि अपन कहते हैं कि या तो बच्चा ही बचेगा या फिर मदर ही बचेगी। तो मेनली क्या होता है कि अगर वुमन की एज 20 से कम हो, मतलब मैं कहूं लेस देन 20 ईयर्स, या फिर मोर देन 30 ईयर्स। अगर वुमन की एज लेस देन 20 ईयर्स हो या फिर 30 ईयर्स से अगर अबव हो, तो उसकी जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के अंदर जो दिक्कतें आएंगी वो है ही है, साथ में उसकी डिलीवरी के अंदर भी आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था प्लांट फैमिली की। ठीक है, तो प्लांट फैमिली के अंदर सीधा सा सीन निकल करके आता है कि आप फैमिली प्लानिंग जो कर रहे हैं तो वो चीज निकल करके आती है कि हम टारगेट कपल कौन से होंगे, टारगेट कपल्स कौन से होंगे। तो मेनली क्या है कि सारे के सारे कपल्स तो क्या होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। ठीक है, तो लगभग अगर मैं बात करूं 100% अगर कपल्स हैं तो उनके अंदर से 15 to 80% ही जो कपल्स हैं वो एलिजिबल है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। जिसका मीनिंग सीधा सीधा ये हो गया कि अगर मैं 1000 पीपुल्स की बात करूं, लोगों की बात करूं, तो उसमें लगभग 150 से लेकर के 180 कपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। और इनमें से भी क्या है कि ये जो कपल्स हैं, अगर ये सारे के सारे कपल्स भी अगर प्लांट फैमिली नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और इसका मतलब ये होगा कि आने वाले टाइम में आप जिस देश में रहते हो वहां पे गड़बड़ आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए क्या होता है, एक चीज निकल करके आती है जिसका अपन नाम कहते हैं कपल प्रोटेक्शन रेट। तो कपल प्रोटेक्शन जो रेट है वो कितनी होनी चाहिए, 60%। मतलब 150 से 180 अगर मैं कह रहा हूं कि कपल्स हैं तो इनके अंदर लगभग 60% जो है वो सीपीआर होना चाहिए। सीपीआर मतलब वो सीपीआर वाला नहीं है, ये बात कर रहे हैं अपन कपल्स प्रोटेक्शन रेट की, कपल्स प्रोटेक्शन रेट। और ये अगर 60% होगा, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो TFR जो कि अपन डेमोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, वो कितनी आएगी, 2.1 आएगी। ठीक है, और अगर ये 2.1 आती है तभी जाकर के NRR मतलब नेट रिप्रोडक्टिव रेट वो कितनी आएगी, 1 या फिर 1 से कम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो कुछ चीजें थी, जैसे TFR है, नेट रिप्रोडक्टिव जो रेट है, इसके बारे में अपन डेमोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे डिटेल से, है ना। अब बात कर रहे थे अपन ने क्या देखा कि आपने जो फैमिली प्लानिंग करी है उसमें कुछ मेथड्स पढ़े हैं और उन्हीं मेथड्स को मैं नाम दूंगा क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं इनका मतलब क्या है, तो सिंपल सी बात निकल करके आती है कि ऐसे मेथड्स जो आपको प्रेगनेंसी से बचाते हैं, मतलब प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी। ऐसे जो मेथड्स हैं जो आपको प्रेगनेंसी से अगर आपको बचाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अपन उनको बोलने वाले हैं। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो भाई कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जो आपको प्रेगनेंसी से बचाएंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये जो मेथड्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो किस किस टाइप्स के हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं या फिर नेचुरल वगैरह हो सकते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए या फिर मैं कहूं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है,
तो वो सबसे बड़ी बात निकल करके आती है कि जो भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स काम में ले रहे हो, या फिर डिवाइस आप काम में ले रहे हो, या फिर कोई भी आप मेथड काम में ले रहे हो, तो पहली चीज तो वो क्या है कि जो भी मेथड्स आप यूज में ले रहे हो उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो एक तो क्या होनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए। दूसरा, इजीली वो अवेलेबल होना चाहिए, जो कि आपको पता है। ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो प्राइवेसी है वो लीकेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चौथी चीज क्या आती है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार के असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वैसे तो पड़ती है, बट पड़नी चाहिए लेकिन न के बराबर। ऐसा नहीं है कि डेली आपको उस चीज की नीड पड़े या डेली आपको असिस्टेंस की जरूरत पड़े, है ना। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो हमारे पास में दो प्रकार के मेथड निकल करके आते हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है टेम्पररी मेथड, और दूसरा जो निकल करके आता है वो आता है बेटा आपका परमानेंट मेथड। पहला तो आ गया आपका टेम्पररी मेथड, और दूसरा जो आ गया वो आ गया है परमानेंट मेथड। अब जब मैं बात करता हूं तो टेम्पररी मेथड अपन को किनको यूज में लेना है, जो अभी बेबी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, कि 20 to 24 ईयर्स के अंदर जो लड़की है उसकी शादी हो गई है, तो उस केस में अब उसको क्या चाहिए कि थोड़ा गैप चाहिए, मतलब शादी और बच्चे होने के बीच में। तो वहां पे जो यूज में आएंगे वो आएंगे आपके कौन से, टेम्पररी मेथड। और जब आपकी फैमिली पूरी की पूरी प्लान्ड हो चुकी है, मतलब आपकी जो बेबीज हैं उनकी संख्या 2 हो चुकी है, तो अब आप क्या करेंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे, और उसके अंदर आप देखेंगे जो यूज में लेंगे मेथड उनको अपन बोलेंगे परमानेंट मेथड। तो टेम्परेरी मेथड के अंदर भी आपको दो तरीके के मेथड्स आपको देखने को मिलते हैं। जो पहला आता है आपका नेचुरल मेथड, और दूसरा आता है आपका आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है। जबकि परमानेंट मेथड वगैरह के अंदर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा ट्यूबेक्टोमी, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा वेसेक्टोमी। यह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कि आपने देखा कि जो मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, वो दो प्रकार के हैं, टेम्पररी मेथड है और कौन सा है, परमानेंट मेथड है। टेम्पररी मेथड के अंदर भी आपको दो तरीके के देखने को मिल गए, कौन सा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मेथड्स कौन से हैं, ऐसे मेथड्स जिसके अंदर मैन मेड चीजें कुछ भी नहीं होती, कुछ भी चीज यूज में नहीं लिया जा रहा है। ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड्स कौन से हो गए, जिनके अंदर ह्यूमन बींग्स के द्वारा चीजें बनाई गई हैं। ठीक है। और ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के बारे में तो बखूबी आप जानते हो, जिनके बारे में अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो भी अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो है नेचुरल मेथड वगैरह के बारे में। तो पहले इनके बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, नेचुरल मेथड में। तो नेचुरल मेथड के अंदर मैं फर्स्ट वन की बात करूं तो फर्स्ट वन आता है आपका एब्स्टिनेंस। ठीक है। और इसके साथ में अपन कह सकते हैं कोइटस इंटरप्टस, या इसी को मैं कह देता हूं विड्रॉल मेथड। अब देखो मैंने क्या बोला, पहला वो जो वर्ड मैंने बोला है वो क्या है, एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का सीधा सा मीनिंग निकल करके आता है कि भाई नो, किसी भी प्रकार का एब्सेंट है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा। अगर आप किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करोगे तो किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। और दूसरा जो है वो है आपका कोइटस इंटरप्टस, या फिर इसका दूसरा जो मीनिंग निकलता है या दूसरा इसको जो जानते हैं वो कहते हैं विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो सीमन है उसका इजेकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो इजेकुलेशन जो होगा, सीमन इजेकुलेशन होगा, वो होगा आउट ऑफ द बॉडी या आउटसाइड ऑफ द बॉडी। कि जब सीमन जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान रिलीज होने वाला होता है उस टाइम पे जो इजेकुलेशन जो होने वाला है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो जाएगा, जिसकी वजह से किसका फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन किसका नहीं होगा, स्पर्म और ओवम का।
स्पर्म और ओवम का जो है वो फ्यूजन नहीं होगा, और ये फ्यूजन नहीं होगा तो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और इम्प्लांटेशन का तो अपन सोच ही नहीं सकता। तो पहला जो मेथड आता है वो आता है आपका कौन सा, एब्स्टिनेंस और कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल करके आती है वो ये आती है कि इसके अंदर कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि हर कपल इस चीज को फॉलो नहीं कर सकता। दूसरी सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है कि ये किसी भी प्रकार के एसटीडी की, अगर मैं बात करूं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर मैं बात करूं एसटीआई जिसको अपन कहते हैं सेक्सुअली ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो इसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं कर पाता, इसमें हेल्प नहीं कर पाता, या मैं कहूं ये किसी भी प्रकार के एसटीआई से आपको प्रिवेंट नहीं करवा पाता। कारण आपका जो पार्ट है, ठीक है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। दूसरी की मैं बात करता हूं कि एब्स्टिनेंस या कोइटस इंटरप्टस हो गया। अब जो अगला आता है वो आता है रिदमिक मेथड, या इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको अपन कहते हैं कैलेंडर मेथड, ठीक है। रिदमिक मेथड या फिर कैलेंडर मेथड। रिदमिक मेथड या कैलेंडर मेथड का सीधा सा सिंपल सा मीनिंग है कि भाई आपको क्या ध्यान रखना है, कैलेंडर के हिसाब से ध्यान रखना है, आपको रिदम के हिसाब से ध्यान रखना है, जिसका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरीके का होता है। तो जनरली अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज का क्या करा जाता है, कंसिडर्ड करा जाता है। जिसमें अगर मैं बात करूं थोड़ा सा अपन इसके अंदर देख लेते हैं, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर अपन इसमें देखते हैं ब्लीडिंग फेज। क्या देखते हैं, ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज जो है वो आपको देखने को मिलेगी 1 to 5 डेज, और दूसरी जो देखने को मिलेगी उसको अपन बोलेंगे प्रोलीफरेटिव, दूसरी जो देखने को मिलेगी उसको अपन बोलेंगे प्रोलिफरेटिव फेज, जिसके अंदर एंडोमेट्रियम दोबारा से बन रही है, और ये हो जाएगी आपकी 6 to 13 डेज की, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं थर्ड जो आएगा वो आएगा आपका ओवुलेशन डे। ओवुलेशन जो डे है वो आपका आएगा 14th डे। मैं 14th डे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने जो साइकिल लिया है वो कितने दिन का लिया है, 28 डेज का लिया है। आई बात समझ में। अब आगे के जो डेज आपको देखने को मिल रहे हैं मींस 15 से लेकर के जो 28 डेज आपको देखने को मिल रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, तो 15 to 28 डेज का जो साइकिल होगा, ठीक है, उसको अपन कौन से बोले, लास्ट वाली आपकी ल्यूटियल फेज। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि भाई इसमें कैलेंडर मेथड में अपन को क्या ध्यान रखना है, तो वो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो देखा जाता है वो क्या देखा जाता है कि फर्स्ट डे से लेकर के 10th डे तक, ठीक है, फर्स्ट डे से लेकर के 10th डे तक जो आपको देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, सेफ डे देखने को मिलेगा। जबकि 11th डे से लेकर के आपको 17 डे तक ये आपका कैसा है, अनसेफ डे है। और 18 डेज से लेकर के 28 डेज तक, ठीक है, ये जो आपको देखने को मिलेगा ये कौन से हैं आपके, फिर से सेफ डे है। तो अगर इस कैलेंडर को अगर अपन फॉलो करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये चीज फॉलो करने के लिए जो कपल्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। क्योंकि अगर वो एजुकेटेड नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो ये जो काउंटिंग है उसको क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, ठीक है, और उसको ध्यान नहीं रहेगा, उसकी वजह से फिर प्रेगनेंसी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा नेचुरल मेथड में जब अपन अगला पढ़ते हैं तो अगला जो है वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब क्या है कि जब एक मदर जो है लैक्टेशन करवा रही है तो ड्यूरिंग लैक्टेशन के समय पर, है ना, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, एब्सेंस ऑफ
मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं, है ना। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा, दैट मींस क्या है कि ओवुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम ये जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, 6 मंथ तक ही ये एक्ट करता है। लेकिन इसके साथ आप देखते हैं कि कई बार ये चीजें फेल हो जाती है, और हम क्या देखते हैं कि 4th मंथ जब आता है तो लगभग कुछ फीमेल्स में आपको देखने को मिलता है कि उनके जो पीरियड्स हैं, या मैं कहूं मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, वो क्या हो जाता है 4th मंथ के बाद में आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये हो क्यों रहा है, हो इसलिए रहा है क्योंकि लैक्टेशन की वजह से प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से FSH एंड LH का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या हो गया, एब्सेंट। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक तरीके की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो अपन इसको रिकमेंड नहीं करते हैं किसके अंदर, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर। ठीक है, हाँ हालांकि ये प्रेगनेंसी से बचाता है, लेकिन ये अपन इसको काउंट किस में नहीं करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि लैक्टेशनल एमेनोरिया हो रहा है तो उस टाइम पे सॉरी अदर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी आप यहां पे यूज में ले सकते हैं। ठीक है, कारण अपन जो किताबों में पढ़ते हैं वो 6 मंथ तक इसको बता रखा है कि इफेक्टिव होता है, बट कुछ केस में आप देखेंगे कि 4th मंथ के अंदर या 5th मंथ में भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप साथ में कोई दूसरा मेथड भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो जो चौथा जो आपको देखने को मिलता है, इसको कहते हैं बिलिंग्स मेथड्स। किसकी बात कर रहे हैं, बिलिंग्स मेथड्स की। बिलिंग्स मेथड्स क्या होता है, बिलिंग्स मेथड्स ये होता है कि क्या होता है, सर्वाइकल जो म्यूकस होती है वो बिफोर ओवुलेशन, और बात करता हूं आफ्टर ओवुलेशन। आई बात समझ में, बिफोर ओवुलेशन जो सर्वाइकल जो म्यूकस होती है वो कैसी होती है, थिन, जबकि जैसे ही ओवुलेशन हो जाता है वो कैसी हो जाती है, थिक। तो अगर हम इस चीज का भी ध्यान रखें, सर्वाइकल म्यूकस का भी हम ध्यान रखें, तो भी हमारे को पता पड़ सकता है कि कब ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ। बट ये 100 तरीके से आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो आपके काम नहीं आने वाला है, क्योंकि प्रेगनेंसी के चांसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वुमेन्स को पता नहीं लगता कि कब उसका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिन है और कब उसका थिक है। ठीक है, अब थिक होने का रीजन क्या है, थिक होने का रीजन ये है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन। इसका लेवल बढ़ने की वजह से जो सर्वाइकल जो म्यूकस है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या है, बेसल बॉडी टेम्परेचर। इसके बारे में बात कर रहे हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर के बारे में। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो जब ओवुलेशन होता है तो आफ्टर ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन हम देखते हैं कि उसके जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि देखो अब बेसल बॉडी टेम्परेचर का भी वुमेन्स वगैरह को पता नहीं चलता है भाई कब 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कोई ज्यादा बड़ा टेम्परेचर नहीं होता जिससे उसको ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, दैट मींस ओवुलेशन हो चुका है ना। तो अब जो हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, हम नेचुरल मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे जिसमें हमने एब्स्टिनेंस, कोइटस, इंटरप्टस, विड्रॉल मेथड के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने रिदम मेथड या फिर कैलेंडर मेथड्स के बारे में पढ़ा। तीसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में पढ़ा। चौथा विलिंग्स मेथड के बारे में पढ़ा, और पांचवा अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। ये सारे के सारे मेथड्स अपने पढ़े, बट जितने भी सारे के सारे ये जो नेचुरल मेथड्स हैं
जितने के सारे आपके ये जो नेचुरल मेथड्स हैं वो मान करके चलें, किसी भी प्रकार के एसटीआई से आपको प्रिवेंट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट ये जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से एसटीआई वगैरह के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब जो आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है आपका सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट के बाद बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका बेरियर मेथड। कौन सा आता है? बेरियर मेथड। बेरियर मतलब जैसे सड़क होती है तो सड़क के अंदर अपन ब्रेकर लगता है कि नहीं लगता, तो मतलब वो रोकने के लिए। तो बेरियर मेथड भी कुछ उसी प्रकार का है, अवरोधक है, रोकने वाला है। अब रोकेगा किसको, या अब रोकेगा किसको? तो अब ऐसा तो नहीं है, देखो हर बार में क्या होता है, ओम तो सीक्रेट होता नहीं है, ओम तो रिलीज होता नहीं है, लेकिन सीमन जो है, स्पर्म जो है वो हर बार रिलीज होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेरियर मेथड जितने भी काम में आएंगे वो क्या करेंगे, स्पर्म को रोकने का काम करेंगे। और स्पर्म को रोकने का काम करेंगे तो इसके अंदर जो बेरियर मेथड आने वाले हैं वो पहला तो आ जाएगा आपका कौन सा, कॉन्डोम, जिसको अपन निरोध के नाम से भी जानते हैं। अब कॉन्डोम है वो भी आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा, एक तो देखने को मिलेगा मेल कॉन्डोम और एक आपको देखने को मिलेगा फीमेल कॉन्डोम। ठीक है, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे देखोगे सर्वाइकल केप आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो मैं बात करूं आपको डायफ्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको चौथे की मैं अगर बात करूं तो आपको स्पॉन्ज आपको देखने को मिलेगा, जो यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है, यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले बात करूंगा किसके बारे में, मेल कॉन्डोम के बारे में। सबसे खास बात क्या है कि केवल और केवल बेरियर मेथड के अंदर जो कॉन्डोम है वही एक ऐसे एकमात्र आपके एक तरीका है जो आपको किससे बचाता है, एसटीआई से प्रिवेंट करने का काम करता है। साथ ही साथ जब मैं मेल कॉन्डोम की बात करता हूं तो मेल कॉन्डोम को जो पहनने का जो तरीका होता है, जब अपन मेल कॉन्डोम को खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको ये देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अगर अपन इसको ऊपर ये टॉप वाला हिस्सा आता है, अगर इस तरीके से अगर इसको पहनते हैं तो ये तो होता है करेक्ट तरीका। लेकिन अगर अपन इसी को अगर यहीं के अंदर के मतलब इस तरफ से अगर पहनते, इस तरफ से पहन रहे हैं दैट इज करेक्ट तरीका, इस तरीके से पहन रहे हैं दैट मीन इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट तरीका है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, मेल कॉन्डोम की बात करें तो ये बना किसका होता है, तो ये बना होता है आपका लेटेक्स का। किसका बना होता है, लेटेक्स का आपको ये बना हुआ देखने को मिलेगा। दूसरा आपको ये एसटीआई से प्रिवेंट करवाने का काम करेगा। तीसरी चीज क्या है, ये नॉट रीयूजेबल, ऐसा नहीं है कि काम में लेने के बाद में इसको दोबारा यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, ये नॉट रीयूजेबल होता है। जबकि मैं बात करूं फीमेल कॉन्डोम की, ठीक है, और हाँ एक चीज और, इसको जाना जाता है निरोध के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, निरोध के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा फीमेल कॉन्डोम की, तो फीमेल कॉन्डोम को अपन नाम देते हैं फेमिडोम के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हम कुछ इस प्रकार से इसके अंदर हमारे को ये जो फीमेल कॉन्डोम है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जो एक तरफ से तो क्या होता है, ये जो होता है एक एंड जो होता है इसका ओपन एंड होता है, जबकि एक जो एंड होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड एंड होता है। कैसा एंड होता है, क्लोज एंड होता है। और हम इसके अंदर देखते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ मतलब सर्विक्स की तरफ जाता है, जबकि ये वाला जो हिस्सा होता है वो वेजाइना की तरफ होता है। मतलब इसको अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से इंसर्ट करा जाता है, किसके अंदर, वेजाइना वगैरह के अंदर। क्लियर है। अब ये इसकी बात करें तो ये बना किसका होता है, तो ये बना होता है पॉलीयूरेथीन का।
ठीक है, ये भी आपका किससे बचाएगा, एसटीआई से प्रिवेंट करवाने वाला है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज इसमें ये है कि ये जो होता है वो कैसा होता है, रीयूजेबल होता है। जबकि मेल कंडोम जो होता है वो कैसा होता है, नॉट रीयूजेबल। जबकि फीमेल जो कंडोम होता है वो कैसा होता है, रीयूजेबल होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो अगला जो आता है आपका वो आता है डायफ्राम। डायफ्राम की अगर मैं बात करूं तो आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा डोम शेप्ड का। कुछ इस तरीके का आपको ये देखने को मिलता है। कौन, डायफ्राम। डोम शेप्ड का देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसको भी किसके अंदर इंसर्ट करा जाता है, फीमेल के सर्विक्स के अंदर इसको इंसर्ट करा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या करा जाता है, जब इसका यूज करा जाता है तो उस केस के अंदर हम इसमें देखते हैं कि इसमें आप स्पर्मिसाइडल जो क्रीम है, मतलब जो स्पर्म को मारने का काम करती है, वो उसका भी इसके साथ में यूज करा जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको एसटीआई से प्रिवेंट नहीं करवाता। ठीक है, और जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए तो लगभग 5 आवर तक ये इफेक्टिव रहता है। उसके बाद में ये किसी भी प्रकार का इफेक्टिव नहीं होगा। जबकि मैं बात करता हूं सर्वाइकल कैप की, सर्वाइकल कैप होगा वो भी लगभग ऐसा ही होगा, बट इसकी तुलना में वो थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ी छोटी देखने को मिलेगा। और इसका जो होता है वो लगभग 48 आवर्स तक ये क्या होता है, इफेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल इसके अंदर जो देखने को मिलता अगला वो क्या है, आपका स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का मतलब आप समझते हो, ये क्या करेगा कि जब स्पॉन्ज को आप किसके अंदर डालेंगे, वेजाइना के अंदर जब आप इसको इंसर्ट करते हैं तो जैसे ही सीमन का इजेकुलेशन होता है तो वो इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है। और एब्जॉर्प्शन कर लेता है तो भाई वो आगे की तरफ जा ही नहीं पाता। और इसका जो अलग नाम आता है, इसको एक नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहा जाता है, टुडे। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो टुडे के नाम से जानते हैं, और इसको अपन कहते हैं नॉन ऑक्सिनोल 9। ठीक है, अब सिंपल सी बात करते हैं। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन नेचुरल मेथड्स के अंदर पढ़ रहे थे। नेचुरल मेथड अपन ने पढ़ा, आर्टिफिशियल मेथड आपने पढ़ा। आर्टिफिशियल मेथड के अंदर अपने किसकी बात करी, बेरियर मेथड वगैरह की बात करी। अब बेरियर मेथड के अलावा और कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो अगली जो चीज आती है वो आती है आईयूडी, मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की बात करें तो यहां पे आपको 3 जनरेशन देखने को मिलेगी, फर्स्ट, सेकेंड, और देन अगली जो आती है वो क्या आती है, थर्ड। फर्स्ट जनरेशन कैसे होती है, फर्स्ट जनरेशन दैट मीन्स नॉन मेडिकेटेड। ये जो जनरेशन आएगी वो कौन सी आएगी, नॉन मेडिकेटेड आएगी, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का मेडिसिन या केमिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है मेटल यूज, जिसमें मेटल यूज जिसके अंदर आप देखेंगे कि मेटल का यूज होगा। जबकि थर्ड जनरेशन जो आता है वो आता है आपका हार्मोनल। कैसा आता है, हार्मोनल। तो भाई हम यहां पे देखते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जिसको यूट्रस के अंदर इंप्लांट करा जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट जनरेशन तो कौन सी आ गई, नॉन मेडिकेटेड। दूसरा कौन सा आ गया, मेटल जिसमें यूज होता है। और तीसरा कौन सा आता है, हार्मोनल। और इनके जब मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं तो नॉन मेडिकेटेड के अंदर आते हैं लिपस लूप। क्या आता है, लिपस लूप, जिसकी जो आकृति आपको देखने को मिलती है कुछ एस शेप्ड की, आपको इस तरीके की देखने को
मिलेगी। जबकि मेटल का यूज की बात करें तो यहां पे आपका आता है कॉपर टी। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आप देखोगे मल्टी लोड और आपको देखने को मिलेगा नोवा टी। जबकि हार्मोनल के अंदर अगर अपन बात करें तो आपको देखने को मिलेगा मेरेना, ठीक है। और मेरेना के अलावा आपको जो देखने को मिलेगा, इसमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, हार्मोनल। और हार्मोनल के अंदर कौन सा आएगा, एक तो मेरेना और एक आता है आपका प्रोजेस्टर्ट, ठीक है। अब अपन इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि लिप्स लूप क्या होता है, कॉपर टी क्या होता है। कॉपर टी की अगर मैं बात करूं तो कॉपर टी 380A क्या होता है, कॉपर मतलब कि कॉपर टी 250 क्या होता है, ठीक है। मल्टी लोड के अंदर आपके एग्जांपल देखने को मिलेंगे 250 और 375, ठीक है। तो ये क्या होते हैं। इसके अलावा अगर मैं कॉपर टी और मल्टी लोड के अंदर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके का होगा वो अपन डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जो नोवा टी है वो कैसा आपको देखने को मिलता है उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। मरेना क्या है और प्रोजेस्टेट क्या है उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि इनकी सेप्ड कैसी होती है, कैसे दिखाई देते हैं और इनको अपन डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। कई बार क्वेश्चंस आपको ये आ जाता है कि कॉपर टी और मल्टी लोड जो है, ठीक है, इनके अंदर की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशिएट कैसे करें कि भाई ये तो मल्टी लोड है, ये कॉपर टी है और ये नोवा टी है, ठीक है। तो इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू।